नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी, जिसमें यूपी लेखपाल, यूपी टीजीटी पीजीटी, वन रक्षक, एसआई आदि परीक्षाएं शामिल होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? सदा बहुवचन में कौन सा प्रयोग होता है? शिशु की, भक्ति की, पुस्तक की, प्राण। तो प्राण सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। जबकि पुस्तक, भक्ति और शिशु सदा एक वचन में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधुनी होगा कि साध्वी होगा कि सधुवाइन होगा कि सधुवाइनी होगा? तो साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होगा। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साध्वी होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पानी है कि नदी है कि रोटी है कि बकरी है? तो नदी बहती है, तो ये ऑप्शन पुल्लिंग नहीं होगा। और रोटी खाई जाती है, न कि खाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। बकरी चरती है, तो बकरी भी स्त्रीलिंग है, ये भी गलत हो गया। तो पानी पिया जाता है, पानी इकारांत देख के आप स्त्रीलिंग मत लगा दीजिएगा। तो पानी सदा बहुवचन में, पानी सदा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। पानी एक पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं काम से जा रहा हूँ। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से कारक है, संप्रदान कारक है कि करण कारक है कि अपादान कारक है कि अधिकरण कारक है? फटाफट आंसर कीजिए। तो संप्रदान, जब किसी को कोई वस्तु दिया जाता है तो देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है, तो यह गलत है। करण कारक, जिससे क्रिया जिस साधन के द्वारा संपन्न की जाती है उसमें करण कारक का चिन्ह लगाया जाता है, तो इसमें करण कारक नहीं है। मैं काम से घर जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ, तो घर से कहीं जाएगा तभी काम करेगा। किसी काम के लिए आप घर से अलग होगे तभी वह काम सिद्ध होगा। तो अलगाव के अर्थ में, अलगाव दो लोगों में जब बताया जाता है कि वह बड़ा है कि छोटा है, महान है, दो लोगों में, जब दो लोगों में तुलना किया जाता है तब भी अपादान कारक होता है। या भय के अर्थ में, विद्यार्था प्रियमाणेलु, भय के अर्थ में कि मुझे सांप से डर लग रहा है, भय के अर्थ में भी। यह तीनों अर्थ जहाँ आपको दिखे, अलगाव, या राम से सीता अच्छी है, या राधा राम से अच्छा लिखती है, तो यह सब तुलना के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में और भय के अर्थ में सदा अपादान कारक का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वह घर से अलग होके काम से जा रहा है, घर से ही किसी काम को करने जाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और आधारे अधिकरण में पर क्या होता है? अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय है कि व्यय है कि नहर है कि लहर है? क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पुल्लिंग है? तो आय क्या है? आय होती है, न कि आय होता है। आय, हमारी आय कितनी है, कितना नहीं है, कितनी है, तो आय स्त्रीलिंग है, गलत हो जाएगा। नहर
में पानी है, नहर दिखती है या नहर बहती है। तो यह नहर भी स्त्रीलिंग है, लहर भी स्त्रीलिंग है। तो व्यय एक पुल्लिंग शब्द है। आय व्यय समझ के कि आय व्यय दोनों द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो यह मत समझिएगा कि आय अगर स्त्रीलिंग है तो व्यय भी स्त्रीलिंग होगा। आय जबकि स्त्रीलिंग है और व्यय क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि का स्त्रीलिंग होगा। कवि यात्री होगा कि कवयित्री होगा कि कवयित्री होगा कि कवि यात्री होगा। फटाफट आंसर कीजिए। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवयित्री होगा। कवि प्लस स्त्री, कवि प्लस स्त्री मिलके कवयित्री होगा। ऑप्शन नंबर श राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं पूछा है। झुरमुट नहीं है कि अंत्येष्टि नहीं है कि इच्छा नहीं है कि निगला नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है मतलब कौन सा पुल्लिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का झुरमुट स्त्रीलिंग है, अंत्येष्टि की जाती है, ये भी स्त्रीलिंग है। और इच्छा होती है न कि इच्छा होता है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। निगला या खाना निगल गया, तो निगला क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। पूर्वी हिंदी की कि पश्चिमी हिंदी की कि राजस्थानी हिंदी की कि पहाड़ी हिंदी की। फटाफट आंसर कीजिए। तो पूर्वी हिंदी की क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। पूर्वी हिंदी की मुख्यतः 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यह 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और बोलियों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और एक होता है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऋषिणी है कि ऋषि पत्नी है कि ऋषिका है कि ऋषि है। तो ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होगा। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संश्लिष्ट कहा जाता है कि विश्लिष्ट कहा जाता है कि श्लिष्ट कहा जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो संज्ञा के साथ आती है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, विश्लिष्ट कहा जाता है। विश्लिष्ट उसको कहते हैं जब हम किसी चीज़ को एकत्रित करके समझाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संश्लिष्ट कहते हैं। और हम किसी चीज़ को विभक्त करके समझाते हैं, उसे क्या कहते हैं, विश्लिष्ट कहते हैं। विश्लिष्ट जैसे संज्ञा क्या है, राम, तो राम के साथ विभक्ति क्या होती है, ने लगती है, अलग लगती है। तो राम ने, तो अलग विभक्ति लगती है। वहीं पे सर्वनाम के साथ उसको, उस है तो उसको लग जाएगा, कोई एक ही में लग जाएगा। तो सर्वनाम के साथ संश्लिष्ट विभक्ति होती है और संज्ञा के साथ विश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह लगता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिएगा।
तो पूछेगा अगर प्रश्न कि संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियाँ कैसे क्या कहलाती हैं, तो विशिष्ट कहलाती हैं कि विभक्ति अलग अलग प्रयोग होती है। अब वहीं पे सर्वनाम के साथ विभक्ति जो प्रयोग होती है तो वह संश्लिष्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसीलिए हिंदी भाषा को वियोगात्मक, विशिष्ट मतलब अलग अलग, तब इसीलिए हिंदी भाषा को वियोगात्मक भाषा कहा जाता है। वियोगात्मक भाषा कहा जाता है क्योंकि हिंदी में अक्सर सीता घर से जा रही है, सीता घर से जा रही है। तो देखिए इसमें विभक्तियाँ अलग होता है। संस्कृत को क्या कहते हैं, संस्कृत को संयोगात्मक भाषा कहते हैं। संयोगात्मक भाषा कहते हैं क्योंकि संस्कृत में विभक्तियाँ उसी में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत की विभक्ति उसी में होती है। जैसे राम ने नहीं कहा जाएगा रामस्य, ऐसे करके प्रयोग किया जाता है। विभक्तियों को एक में मिला दिया जाता है तो संयोगात्मक भाषा संस्कृत कहलाती है। और हिंदी विशिष्ट करके विभक्तियों को प्रयोग किया जाता है अलग करके, इसीलिए हिंदी को वियोगात्मक भाषा कहा जाता है। तो आशा है संयोगात्मक, वियोगात्मक और संश्लिष्ट विशिष्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कि 2 प्रकार के कि 4 प्रकार के कि 5 प्रकार के? हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। जबकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में 2 वचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है कि उभय लिंग है? तो हिंदी में तो 2 ही लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है और दूसरा पुल्लिंग होता है। तो इसीलिए नपुंसक लिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। नपुंसक लिंग संस्कृत भाषा में होता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं, जबकि हिंदी में 2 लिंग होते हैं, 2 वचन होते हैं। तो या तो स्त्रीलिंग कोई शब्द होगा हिंदी में या तो पुल्लिंग होगा। तो लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही खाया जाता है, दही खट्टा है, न कि दही खाई जाती है और खट्टी है। तो दही क्या है? एक पुल्लिंग है और यह ईकारांत पुल्लिंग शब्द है। यह क्या है? दही क्या है? ईकारांत पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थ के विकास से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तब मुख्य रूप से संज्ञा का 3 प्रकार होता है। संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मुख्य रूप से संज्ञा का कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार। लेकिन अर्थ के विकास की दृष्टिकोण से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो यह संज्ञा अर्थ के विकास की दृष्टिकोण से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूह या समुदायवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब होता है वहाँ पे होता है जहाँ पे किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम हो, वह उसका बहुवचन नहीं हो सकता है। जिन शब्दों का बहुवचन नहीं हो सकता वह क्या है? जैसे
लड़का का लड़के हो सकता है, लेकिन राम का रामे नहीं हो सकता है। तो जिन शब्दों का बहुवचन नहीं हो सकता वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों का बहुवचन हो जाए, जैसे जाति क्या है, बालक, बालक में सारे बालक आ जाएंगे। अब वहीं पे कहेंगे कि रमेश नाम का बालक, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा बालक। भाववाचक संज्ञा जिस चीज़ को हम अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा वहाँ पे होता है, जैसे जितने भी पेय पदार्थ ले ले, चाहे दूध ले ले, दही ले ले, घी ले ले, ठंडा ले ले, या कोई भी चीज़ वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और इसमें सारी धातुएं भी जुड़ी होती है, जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। समूह या समुदायवाचक जो किसी समूह का भेद बोध कराता हो, जैसे सेना हो गया, क्लास हो गया, झुंड हो गया, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यही बताइए। 4 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं कि 6 भेद होते हैं कि 7 भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ये सब करके 6 भेद होते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पे भेद पूछा कि क्या है, तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसलिए वहाँ पे भेद नहीं बताई। आगे क्वेश्चन था तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? कौन भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और यह क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर। यह क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है कि जैसे यह घर मेरा है या यह मेरा घर है, तो यह निश्चय कर दिया गया है कि यह घर मेरा ही है, तो यह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जबकि कुछ क्या है? अपरिमाणवाचक सर्वनाम है। कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय है कि पहाड़ है कि यमुना है कि आम है? तो गाय में सभी प्रकार की गाय आ जाती है, जैसे साहिवाल हो गया, कई प्रकार आते हैं गाय के। पहाड़ भी, अगर पहाड़ है तो पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ में अगर वही हिमालय पहाड़ रहता है तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। आम की भी कई प्रजातियां होती है, तो इसमें यमुना एक ही होती है, यमुना नदी का नाम है, तो किसी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं पूछा है जातिवाचक। जवान नहीं है कि बालक नहीं है कि सुंदर नहीं है कि मनुष्य नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सुंदर, जवान क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, सभी जवान आ जाएंगे। बालक भी जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सुंदर क्या है? सुंदर एक प्रकार का विशेषण है, जैसे सुंदर लड़का। सुंदर क्या है? एक प्रकार का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं पूछा है। मिठाई नहीं है कि चतुराई नहीं है कि लड़ाई नहीं है कि उतराई नहीं है? तो चतुराई भाववाचक संज्ञा है। चतुराई दिखाई नहीं देती है, वह एक गुण होता है जो मनुष्य के अंदर छिपा होता है। लड़ाई भी मनुष्य के अंदर, लड़ाकू व्यक्ति, तो यह भी लड़ाई भी नहीं है। चतुराई भाववाचक संज्ञा है, लड़ाई भी भाववाचक संज्ञा है, उतराई भी भाववाचक संज्ञा है, जबकि मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है।
मिठाई क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई में सभी प्रकार की मिठाइयाँ आ जाएंगी और वहीं पे मिठास रहता तो भाववाचक संज्ञा हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का की सेना की श्याम की दुख। तो दुख भाववाचक संज्ञा है। दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है। श्याम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। जबकि लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कारक के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं कि 8 भेद कि 9 भेद कि 10 भेद? तो कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म का चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह को है। तो के लिए संप्रदान के लिए संबंध से के द्वारा रहेगा और अपादान से अलग। तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म कारक है कि करण कारक है कि अपादान कारक है कि अधिकरण कारक है? ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा राइट होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। वृक्ष से जो पत्ते हैं गिर रहे हैं, तो गिरने तो वृक्ष से क्या हो गए? अलग हो गए। तो अलगाव के अर्थ में क्या होता है? अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर श राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, यथासंभव की व्याकरणिक कोटि बताइए। यथासंभव क्या है? एक अव्यय है कि एक संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है? तो यथासंभव व्याकरण की कोटि से क्या है? एक अव्यय शब्द है जिसका व्यय न हो, जो लिंग वचन आने पर जो चेंज ना हो, जिसका परिवर्तन ना हो, ये क्या होगा? वह अव्यय शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राधा ने मोहन को बांसुरी दी में मोटे छपे शब्दों की किया है। में मोटे छपे शब्द की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? राधा ने मोहन को बांसुरी दी, तो इसमें क्या है? मोहन को बांसुरी दी, तो इसमें क्या है? 2 कार्य हो रहा है। राधा ने मोहन को बांसुरी दी तो 2 कार्य होता है, तो इसमें द्विकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस होगा कि आलस होगा कि आलसी होगा कि आलसीपन होगा? तो आलसीपन होगा नहीं, अलस भी नहीं होगा, आलस भी नहीं होगा, आलसी होगा। आलसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति के आगे व्यक्ति कैसा है? आलसी है, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? आलसी, तो आलसी विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता है कि कर्म है कि करण है कि अपादान है? तो घर से क्या हो गया? वह अलग हो गया, तो अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र है कि खर्च है कि निपट है कि चुपचाप है? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निपट क्या है? एक विशेषण है, जैसे निपट व्यक्ति, निपट मूर्ख, निपट मूर्ख व्यक्ति। निपट क्या है? निपट मूर्ख व्यक्ति। तो निपट क्या है? एक
विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा विशेषण बनेगा? मनुष्य बनेगा कि मानवीकरण बनेगा? मानवीकरण तो एक अलंकार का नाम है, अलंकार भी एक मानवीय अलंकार का प्रकार है। मानवीकरण मनुष्य है कि मानवीकरण है कि मानवता है कि मानवीय है? तो मानव से बना विशेषण शब्द क्या होगा? तो मानवीय होगा। मानव का विशेषण क्या होगा? उसमें मानवीय गुण है। उसमें क्या है? राम में मानवीय गुण है, तो मानवीय उसकी विशेषता होगी, विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द क्या कहलाता है? तो मानिए राम क्या है? एक शब्द है या पद है? इसी को शब्द भी कहेंगे और पद भी कहेंगे। तो राम क्या है? एक शब्द है या पद है? जब यह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जब यह राम शब्द या पद एक वाक्य में प्रयोग हो जाता है, जैसे राम घर जाता है, राम क्या है? या राम खाता है, राम खाता है, अरे राम खाता है, तो यह क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। तो जब एक राम शब्द या पद एक वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। कि उन पदों या शब्दों को हमने एक लाइन में पिरो दिया है या बांध दिया है, तो इसीलिए कई सारे अनेक या दो से अधिक शब्द, इसकी परिभाषा नोट डाउन कीजिए। दो से अधिक शब्द या पद जब आपस में मिलकर एक वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? हम पदबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर श राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा सूची में आता है? तो वह नाम क्या है? शहर का नाम क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं पे देश रहता तो क्या हो जाता? जातिवाचक हो जाता। लेकिन शहर का नाम क्या है? किसी का नाम क्या है? व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो अगर जयचंद होता कि पृथ्वीराज के मंत्री हैं जयचंद, तो जयचंद अगर पर्सनल नाम रहता तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन जयचंदो मतलब कपटपूर्ण व्यवहार वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर श राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है? तप है कि तीर है कि भरत है कि चिंता है? तो उसने वह तपस्वी आदमी है, तो तपस्वी तप क्या है? एक विशेषण है। तीर भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भरत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि चिंता भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है कि प्रश्नवाचक है कि संबंधवाचक है कि निजवाचक है? तो जैसा वैसा जो सो, जैसा वैसा जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जो सो ऐसे वर्ड आए हैं तो वहाँ पे संबंधवाचक अव्यय होता है और संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही है क्रिया है। तो रोना, उड़ना, दौड़ना या भागना।
यह सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। यह सब क्या अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। जिसमें कर्म मौजूद न हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिसमें कर्म मौजूद हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। काटना, बोना, धोना या रोना। तो अभी बोले थे ना, दौड़ना, भागना, रोना, उड़ना, ये सब अकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। रोना एक क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। जबकि धोना, धोना में कपड़ा धुला जाएगा, कपड़ा धुला जाएगा, बर्तन धुला जाएगा, तो यह कर्म मौजूद है। बोना बीज बोया जाएगा, काटना फसल काटी जाएगी, तो ये सब क्या है सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म दिखाई दे रहा है। जबकि रोना कोई क्रिया नहीं है, यह अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया नहीं है। तो आज के सेशन में इतना ही। आशा है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर यह क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा के उपयोगी लगे, आपको सेशन पसंद आए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।